अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद मुखातिब हूँ आपसे। बायो के चैप्टर के हवाले से जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। आपका बायो का चैप्टर है, यूनिट है 2 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ। इसका पार्ट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ। ये चैप्टर नंबर 2 है जो 9th क्लास के जो है टेक्स्ट में शामिल है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थोड़ा आसानी के लिए बता दूँ तलबा को कि चैप्टर के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो है वो प्लांट्स के हवाले से, दूसरा हिस्सा एनिमल्स के हवाले से। पहले हिस्से में हम प्लांट की मुख्तलिफ जो अज्जा होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। दूसरे हिस्से में हम जो एनिमल ख़ास तौर पे फ्रॉग के हवाले से जो है मुख्तलिफ अज्जा जो है उनके बारे में पढ़ेंगे। जो चैप्टर है उसके स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें जो है वो सेम, दोनों में जो इस्तेमाल होने वाली सेम चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल माइक्रोस्कोप के बारे में, सेल के बारे में, सेल की थ्योरी के बारे में, या फिर सेल के अंदर मौजूद मुख्तलिफ जो अनासर होते हैं उनके बारे में जो है वो डिस्कस किया गया। अब याद रखिएगा, सेल, माइक्रोस्कोप या इस तरह की तमाम अशिया जो है वो दोनों मतलब इंसानों और पौधों या जानवरों और पौधों दोनों के लिए इस्तेमाल होंगे, क्योंकि माइक्रोस्कोप जो है वो आपका मुख्तलिफ खलियात को देखने के लिए इस्तेमाल होगी। अब चाहे वो पौधों के खलिया हो या फिर इंसानों के या जानवरों के खलिया हों। इसी तरह जो है वो सेल बेसिक यूनिट होता है किसी भी जानदार का। अब चाहे वो पौधे हों, चाहे वो जानवर हों या इंसान हो, तो हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं सेल के हवाले से, सबसे पहले हम माइक्रोस्कोप के हवाले से आ जाते हैं। बुक में जो है वो माइक्रोस्कोप के हवाले से एक डिफ्रेंशिएट दिया गया। 2 टाइप्स की माइक्रोस्कोप होती है। एक होती है जो आपकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है और एक होती है लाइट माइक्रोस्कोप। जो लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है इनमें कुछ फ़र्क होता है। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होती है वो विजुअली ज़्यादा बेहतर होती है, उसमें हम ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो किसी भी शय को, किसी भी छोटी सी छोटी चीज़ को देख सकते हैं। उसका रेजोल्यूशन ज़्यादा बेहतर होता है। जो लाइट माइक्रोस्कोप होती है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में नहीं दिखा सकती है। वो छोटी चीज़ों को बड़ा तो कर सकती है, लेकिन अंदरूनी तौर पे उसके अंदर जो मौजूद अशिया होती हैं या उसके अंदर जो मौजूद मुख्तलिफ तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, मुख्तलिफ जो अनासर होते हैं उन्हें नहीं दिखा सकेगी। इसकी जो वेव होती है, जो लाइट माइक्रोस्कोप होती है, उसकी वेव बहुत शॉर्टर होती है, शॉर्टर लेंथ की होती है। मतलब वो कम से कम जो है वो चीज़ को बड़ा कर सकती है। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है इसका फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। फोकल लेंथ बड़ा होने की वजह से किसी भी चीज़ को, चाहे वो दूर हो या करीब हो, उसको बड़ा करने में आसानी पैदा करती है। अब इस सूरत हाल में किसी भी छोटी सी छोटी चीज़ को बड़ा करके एक बड़े अंदाज में जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे देखा जा सकता है। इसकी जो लाइट माइक्रोस्कोप है इसकी मैग्नीफिकेशन जो होती है वो एक सर्टेन मैग्नीफिकेशन होती है, मतलब मखसूस होती है, उससे ज़्यादा हम बढ़ा नहीं सकते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोप होती है उसमें मैग्नीफिकेशन को जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं, उसको जो है वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है जनाब। अच्छा, फिर आ जाते हैं हम सेल के बारे में। सेल जो है वो बेसिक यूनिट होता है किसी भी चीज़ का, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पौधे हो। जो चीज़ जानदार होगी उसके अंदर सेल मौजूद होगा। सेल के हवाले से जो है वो एक सेल थ्योरी मौजूद है जो कि शेल्डन और शिवाइन की थ्योरी भी कहा जाता है। इससे ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा हम इससे देख लेते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है इसका, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल। जो भी जानदार होगा वो यकल्वी, 1 सेल मतलब यकल्वी, या फिर कसीर कल्वी, मल्टी सेलुलर होगा, मतलब मोर सेल, एक या एक से ज़ायद सेल पे मुश्तमिल होगा। अमीबा जो होता है वो एक यकल्वी होता है, और हम खुद इंसान जो है वो कसीर कल्वी या 1 और मोर सेल मतलब एक से ज़ायद सेल पे मुश्तमिल होते हैं। इसी तरह पौधे जो होते हैं वो एक से ज़ायद सेल पे मुश्तमिल होते हैं। दूसरा पार्ट है इसका, बी पॉइंट, द सेल इज़ द स्मॉलेस्ट बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का सबसे बुनियादी, सबसे छोटा और सबसे मुनफरिद फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट जो होता है वो सेल होता है। मतलब सेल जो है वो हमारे जिस्म में मौजूद सबसे छोटे जो जिसामत रखने वाला अंसर होगा उसे कहा जाएगा, सबसे छोटा होता है। न्यू सेल आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ अ प्री एग्जिस्टिंग ऑफ सेल। नए सेल जो है वो बनते चले जाते हैं, प्री एग्जिस्टिंग मतलब पुराने सेल्स की जगह पे। बाल बढ़ना, नाखून का बढ़ना,
खाल का जो है वो तब्दील होना, सर्दियों में अक्सर आप लोग देखते होंगे खाल तब्दील होती है, इसी तरह किसी भी चीज़ की तब्दीली के बाद, ज़ख़म के बाद उस चीज़ का सही हो जाना, ये सेल्स की जो है निशानदही कर रहा होता है। सेल जो है वो नए बनते चले जाते हैं, पुराने सेल मुर्दा होते चले जाते हैं, उनकी जगह नए सेल डेवलप होते जाते हैं। आपके जो खून होता है उसमें भी सेल मौजूद होते हैं, खून भी सेल से मिल के बन रहा होता है। खून के सेल में भी यही होता है, पुराने सेल्स मुर्दा होते चले जाते हैं और नए सेल्स जो हैं बनते चले जाते हैं। ताज़ा खून बनता चला जाता है, नया खून जो है वो बनता चला जाता है और पुराना खून जो है वो आपका सेल की शक्ल में ख़त्म होता चला जाता है। सेल के हवाले से जब हम बात करेंगे तो सेल की कुछ बेसिक स्ट्रक्चर हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे। सेल वॉल, सबसे पहले सेल की दीवार या सेल वॉल, ये पेज नंबर है आपका 29, इस पे मौजूद है। सेल वॉल इज़ द नॉन लिविंग outermost boundary of the plant cell, bacterial cell and fungal cell। ये बैक्टीरिया के सेल में, प्लांट सेल में और फंजल सेल में जो है मौजूद होता है। ये कैल्शियम से बना हुआ होता है। सेल वॉल जो होती है वो आपकी बाउंड्री वॉल होती है, एक बाहर की दीवार होती है। बैक्टीरिया सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ अ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। थिकनेस ऑफ सेल वॉल वैरीज इन द डिफरेंट सेल ऑफ प्लांट। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 मेन लेयर्स, मिडिल लैमेला, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल। जो मुख्तलिफ सेल होते हैं उनमें थिकनेस अलग अलग होती है। बालों के सेल की थिकनेस अलग होगी, खून के सेल की थिकनेस अलग होगी। इसी तरह पौधों में सेल्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ चीज़ों के मुख्तलिफ होते हैं, हर किसी की थिकनेस अलग अलग होती है। 3 हिस्से होते हैं। जो सबसे पहला हिस्सा होता है सेल का, उसे आप जो है मिडिल लैमेला कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद प्राइमरी वॉल होती है, फिर सेकेंडरी वॉल होती है, ठीक है जनाब। फिर सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन दूसरा पार्ट है। द सेल मेम्ब्रेन और अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म इन ऑल टाइप ऑफ अ सेल। इससे आप जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो किसी भी सेल वॉल पे जो मौजूद साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस होता है उससे सराउंड करती है, मतलब उसे घेरे हुए होती है। सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली permeable membrane because रेगुलेट सेलेक्टिव मूवमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल्स। ये जो है पैरामेबल मेम्ब्रेन होती है। पैरामेबल जो है वो एक तरह से ये कह सकते हैं आप खिंचाव वाली, मतलब हल्की हल्की सी हिलने वाली पैरामेबल मेम्ब्रेन पे मुश्तमिल होती है, जो कि सेलेक्टिव मूवमेंट करती है मॉलिक्यूल की, हल्का हल्का सा जो है ऊपर नीचे हो रही होती है, मतलब ये सेल मूवमेंट कर रहे होते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। फिर आ जाता है इस तरह की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इसमें एंडोसाइटोसिस जो है वो एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू जो है ये सेल मेम्ब्रेन बन रही होती है। फिर आ जाता है न्यूक्लियस और कैरियन। न्यूक्लियस जो होता है वो किसी भी चीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। हमारे जिस्म का जो न्यूक्लियस है वो बेसिकली हमारा ब्रेन है या हमारा मगज़ है। इसी तरह हर सेल में जो है एक न्यूक्लियस मौजूद होता है। इस न्यूक्लियस को कैरियन भी कहा जाता है। न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 is an important and a prominent structure present inside the cell। ये सेल के मौजूद सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, जो कि 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने जो है वो डिस्कवर किया था। इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ अ सेल। मैंने पहले ही बताया कि मगज़ जो होता है वो हमारा जो है वो न्यूक्लियस होता है। तो इसी तरह सेल में मौजूद जो न्यूक्लियस होता है वो तमाम जो एक्टिविटीज़ होती हैं सेल की, हर सेल के अंदर एक जो है न्यूक्लियस मौजूद होता है। जो उस सेल का न्यूक्लियस होता है वो तमाम एक्टिविटीज़ को जो है वो कमांड कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। न्यूक्लियस इज फिल्ड विद अ जेल लाइक सब्सटेंस कॉल्ड अ न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस जो है वो एक जेल लाइक सब्सटेंस से जो है फिल होता है, भरा हुआ होता है, जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स न्यूक्लियाई एंड नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड अ क्रोमेटिन नेटवर्क। न्यूक्लियोप्लाज्म में जो है वो आपको न्यूक्लियाई और थ्रेड लाइक धागे नुमा जो है वो कुछ स्ट्रक्चर्स क्रोमेटिन के जो है वो हासिल होते हैं। द थ्रेड ऑफ अ क्रोमेटिन बिकम प्रोमिनेंट ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न के दौरान जो है ये क्रोमेटिन, मतलब ये जो थ्रेड्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो है काम कर रहे होते हैं। इन्हें आम तौर पे इन थ्रेड्स को क्रोमोसोम्स कहा जाता है। इन्हीं क्रोमोसोम्स के थ्रू जो है वो न्यूक्लियस की मदद से डीएनए, मतलब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड
जो है वो हासिल होता है, डीएनए हासिल होता है, जिसके थ्रू जो है वो बहुत सारी निशानदेही की जाती है। ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस जो है एसिड ये प्रोटीन से बना हुआ होता है। फिर आ जाता है जनाब साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इट इज़ द ट्रांसक्रिएंट split protein of the cell lying between plasma membrane and nucleus। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान जो है वो एक फ्लूइड मतलब एक गाढ़ा सा महलूल भरा हुआ होता है जो प्रोटीन का बना होता है, उससे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ एन एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस कॉल्ड साइटोजल एंड जेंसल प्रोटीन कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गन सेल्स। ये जो है वो मुश्तमिल होता है एक जेल लाइक शक्ल में, एक्वस मतलब महलूल की शक्ल में, साइटोसल और जेनसल प्रोटीन की शक्ल में, जिससे हम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल सेल्स कहा जाता है। साइटोप्लाज्म इज़ अबाउट 90% वाटर एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन एंड सर्व एज अ स्टोर हाउस ऑफ अ वाइटल केमिकल। साइटोप्लाज्म जो होता है वो 90% जो है पानी पे मुश्तमिल होता है और ये हमारा स्टोर हाउस होता है। मतलब हम इसमें जो है किसी भी सेल में ये जो साइटोप्लाज्म होता है ये केमिकल्स को जो है वो जमा करने के काम आता है। अच्छा, साइटोप्लाज्मिक के जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं जो हम देख लेते हैं। सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम, फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, सेंट्रियोल्स, राइबोसोम्स, वैक्यूल्स, ये इसके इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं जो आप देख सकते हैं। अच्छी तरह फिर हम आ जाते हैं आगे। अब सेल के दो इम्पॉर्टेंट जो है वो डिफरेंसेस है, दो अलग अलग टाइप के सेल होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होता है यूकैरियोटिक सेल। अब इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, देयरफॉर प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट पोजेस डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद नहीं होती, इसी वजह से न्यूक्लियस जो है प्रॉपर मौजूद नहीं होता। यूकैरियोटिक सेल में अ डबल न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, दे हैव वॉल डिफाइंड न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल में जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो डिफाइन शक्ल में मौजूद होता है। अच्छा, ये फिर आ जाते हैं प्रोकैरियोटिक के सेकंड पे। दे डू नॉट हैव मैनी ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, एग्जाम्पल गिवन माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड एपरेटस एक्सेट्रा। इसमें मुख्तलिफ जो है वो मेम्ब्रेन शामिल नहीं होती है, जैसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया या मुख्तलिफ और अशिया। जबकि दे हैव अ मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर ऑर्गन सेल, इसके अंदर यानी यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो है वो तमाम के तमाम मेम्ब्रेन मौजूद होते हैं। अच्छा, राइबोसोम्स आर ऑफ स्मॉल साइज एंड फ्रीली स्कैटर्ड इन अ साइटोप्लाज्म। राइबोसोम जो होता है वो एक छोटा सा मौजूद होता है जो स्कैटर्ड मतलब फट जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर। राइबोसोम्स यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स आर ऑफ लार्ज साइज एंड present either on a endoplasmic reticulum or free in cytoplasm। राइबोसोम बड़ी मिकदार में मौजूद होता है, एक बड़ी शेप में मौजूद होता है, साइज में मौजूद होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म इज एब्सेंट, न्यूक्लियोप्लाज्म मौजूद नहीं होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म इज प्रेजेंट, न्यूक्लियोप्लाज्म यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होता है। प्रोकैरियोटिक में सिंगल क्रोमोसोम्स इज फाउंड, सिंगल क्रोमोसोम्स मतलब एक ही टाइप के धागे जो है मौजूद होते हैं। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रॉपर क्रोमोसोम्स इन डिप्लॉयड नंबर्स आर प्रेजेंट, मुख्तलिफ रंगों के धागे या क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। Respiratory enzymes are located on the inner surface of the cell membrane। Respiratory enzymes मतलब जो सांस लेने के या रिस्पायर करने के जो एंजाइम्स होते हैं वो मौजूद होते हैं बैरूनी सतह पे मेम्ब्रेन के। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं कि रिस्पायरेटरी एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो सांस लेने का पूरा अमल जो है उसके ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। दीज सेल्स आर सिंपल एंड कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज, एवरेज 0.5 to 10 nm मतलब नैनोमीटर 10 से लेके 0.5 तक ये मौजूद होते हैं डायमीटर में। जबकि दीज सेल्स आर कॉम्प्लेक्स, ये पेचीदा होते हैं यानी मुख्तलिफ पेचीदगी इनमें होती है। एंड कंपैरेटिवली लार्ज इन साइज और बड़े होते हैं, 10 से 100 नैनोमीटर डायमीटर पे जो है मुश्तमिल होते हैं। बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक सेल के सबसे इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम्पल्स हैं वो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया हैं। जबकि फंजाई, एल्जी, एनिमल्स एंड प्लांट सेल आर एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोट्स। यूकैरियोटिक सेल के जो है वो
जो एग्जाम्पल्स हैं वो फंजाई, एल्गी, एनिमल और प्लांट सेल्स। अच्छा जनाब, फिर आ जाते हैं सेल डिवीज़न पर। सेल डिवाइड होता है, सेल डिवाइड होके नए सेल्स बना रहा होता है। हमारे जिस्म में मौजूद जो सेल्स होते हैं वो टूट फूट का शिकार होते रहते हैं। एक सेल टूटता है तो उससे मज़ीद सेल्स बनते चले जाते हैं। ये सेल डिवीज़न जो होता है दो टाइप का होता है, एक होता है माइटोसिस और एक होता है टाइप मियोसिस। सबसे पहले माइटोसिस देख लेते हैं। माइटोसिस, इन दिस टाइप ऑफ सेल डिवीज़न अ पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल। जो पेरेंट सेल होता है, जो पहला बुनियादी सेल होता है, वो दो मज़ीद सेल्स में तब्दील हो जाता है, यानी थोड़ा बड़ा होता है और वो दो हिस्सों में तब्दील हो जाता है। डॉटर सेल्स में जो है, डॉटर सेल्स कहा जाता है, दो हिस्सों में तब्दील हो जाता है। In the way that the number of chromosome in the daughter cell remain the same in the parent cell। जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल में मौजूद होते हैं, थ्रीड्स पेरेंट सेल में मौजूद होते हैं, इतने ही क्रोमोसोम जो है वो डॉटर सेल्स में भी मौजूद होते हैं। ठीक है। ऑल्दो माइटोसिस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। माइटोसिस जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसमें मुख्तलिफ जो है वो फेजेज़ होते हैं, जिसके मुख्तलिफ फेजेज़ के 4 फेजेज़ हैं। इनके नाम है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ये 4 बेसिक माइटोसिस के जो है फेजेज़ हैं। अच्छा जनाब, फिर आ जाते हैं हम मियोसिस की जानिब। मियोसिस और रिडक्शन सेल डिवीज़न इन अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीज़न in which a parent cell finally divide into 4 daughter cell in a way that the number of chromosomes in each daughter cell reduced to half of their parents। इस तरह की जो डिवीज़न होती है, तोड़ फोड़ होती है, उसमें पेरेंट सेल 4 डॉटर सेल्स, मतलब 4 बुनियादी सेल जो होता है वो 4 माखिज सेल में तब्दील हो जाता है, जिसमें क्रोमोसोम जो है वो हर किसी में पेरेंट सेल मुश्तमिल क्रोमोसोम जो है वो बराबर बराबर डिवाइड कर देते हैं। ईच डॉटर सेल रिड्यूस टू हाफ ऑफ देयर पेरेंट सेल। आधा जो है वो क्रोमोसोम पेरेंट सेल से हर डॉटर सेल को हासिल होता है। रिडक्शन ऑफ द डिप्लॉइड टू एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स टू द हैप्लॉइड नंबर। ये रिडक्शन जो होता है वो डिप्लॉइड मतलब पेरेंट्स की जानिब से, हैप्लॉइड मतलब जो डॉटर सेल होता है उन्हें क्रोमोसोम्स मिलता है। इन एनिमल मियोसिस प्रोड्यूस गैमेट्स, स्पर्म्स एंड एग्स। एनिमल्स में जो है ये मियोसिस का अमल जो है वो स्पर्म्स या फिर एग्स बनाने वाला मादा, मतलब जो हमारी रिप्रोडक्शन होती है उसका बनाने वाला जो मादा होता है एनिमल्स में, वो मियोसिस के ज़रिए ही हासिल होता है। अच्छा, द प्रोसेस ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व्स 2 कंसेक्टिव डिवीज़न। मियोसिस भी जो है 2 फेजेस पे मुश्तमिल होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 पे। मियोसिस 1 के भी जो है वो कुछ डिवीज़न है। सबसे पहले इसमें प्रोफेज है, प्रोफेज के बाद मेटाफेज 1 है, फिर एनाफेज 1 है, टेलोफेज 1 है, फिर उसके बाद मियोसिस का सेकंड जो है वो डिवीज़न शुरू होता है, जो कि सेकंड मियोटिक डिवीज़न और इक्विटेशनल डिवीज़न कहलाता है। इसके भी जो है वो सिग्निफिकेंस जो है मियोसिस के प्रोसेस होते हैं। अच्छा, फिर आ जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इस चैप्टर की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि सवालात बार बार आए, वो टिश्यूज़। 2 तरह के टिश्यूज़ होते हैं। पहले हम टिश्यूज़ को देख लेते हैं। टिश्यूज़ या फिर जो हमारे खलियों पे मुश्तमिल एक लेयर होती है उसे हम टिश्यूज़ कहते हैं। A major step in the direction of a multi-cellular organization of a life being the formation of a tissue। मेजर स्टेप जो होता है जिसके ज़रिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टिश्यूज़ बनाती हैं, जो एक लेयर बनाती है, उन्हें टिश्यू कहा जाता है। अ टिश्यू कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ सेल। ये ग्रुप ऑफ सेल होता है, मतलब मुख्तलिफ एक जैसे सेल मुश्तमिल होते हैं, जब जमा हो जाते हैं तो वो टिश्यू बन जाता है। बालों के एक जैसे सेल जब जमा होते हैं तो हमारे बाल बन जाते हैं। हड्डियों के सेल जब जमा होते हैं तो हड्डियाँ बन जाती हैं। खून के सेल एक जैसे जो है वो जमा होंगे तो खून बन जाएगा। गोश्त, उसके सेल्स जो है वो एक जगह जमा होंगे तो वो गोश्त के सेल्स बना देगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सेल्स की 2 टाइप है, एक है प्लांट सेल, दूसरा है एनिमल सेल। प्लांट सेल जो है वो हम देख लेते हैं। प्लांट सेल भी अक्सर व बेशतर जो है वो आपके 5 ईयर में शामिल है। प्लांट सेल, इन प्लांट सेल्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अ टिश्यूज़ विच आर फॉलोअर्स। 2 टाइप्स के इसमें टिश्यूज़ होते हैं प्लांट्स में। एक होता है मैरिस्मेटिक टिश्यूज़ और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू।
मैरिस्मेटिक टिश्यू, सबसे पहले मैरिस्मेटिक टिश्यू को देख लेते हैं। दिस टिश्यू contains cell which have ability to divide so that the number of a cell increase and the organism can grow। जो सेल होता है वो मुख्तलिफ अंदाज में बढ़ते रहते हैं, डिवाइड होते हैं और अपनी जो इंक्रीजमेंट है उन्हें बढ़ाते रहते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो अप होता रहता है, मतलब वो बढ़ता रहता है। परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू इज फ्रॉम मैरिस्मेटिक सेल। परमानेंट टिश्यू हमेशा मैरिस्मेटिक सेल से बनेंगे। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अ मैरिस्मेटिक टिश्यू बिकॉज इट्स सेल डू नॉट डिवाइड, ये डिवाइड नहीं होते हैं। The wall of these cells are thick, enabling them to maintain their shape। जो वॉल होती है वो काफ़ी थिक होती है, जिसकी वजह से जो सेल की दीवार होती है वो काफ़ी शेप के हिसाब से हमें सही दिख रही होती है। सिंपल टिश्यू के मज़ीद जो है वो टाइप्स हैं जो कि हम देख लेते हैं। परमानेंट टिश्यू के दो मज़ीद टाइप है, एक है सिंपल टिश्यू और दूसरा है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू में सिंपल टिश्यूज़ मैनी में फर्दर भी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग बेसिक ऑफ देयर स्ट्रक्चर। सिंपल टिश्यू मज़ीद जो है वो 4 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। फिर से मैं बता देता हूँ, सबसे पहले है टिश्यू। टिश्यू 2 हिस्सों में, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू में। प्लांट टिश्यू में 2 हिस्से हैं, एक है प्लांट टिश्यू का मैरिस्मेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के भी 2 हिस्से हैं, पहला है सिंपल टिश्यू और दूसरा है आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू के भी 4 हिस्से हैं, प्रेंचियम, कोलेंचियम, स्लैंचियम एंड स्ट्रैंचियम। ये 4 हिस्से जो हैं वो आपके सिंपल टिश्यू में हासिल होंगे। जब हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आते हैं तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू के भी 2 हिस्से हैं, जाइलम और फ्लोएम। जब हम जाइलम और फ्लोएम को डिस्कस करते हैं, दिस विल बी डिस्कस लेटर अंडर कंडक्टिंग टिश्यू। ये हम बुक में भी लिखा हुआ है कि ये हम बाद में जो है वो डिस्कस करेंगे। टिश्यूज़ की मुख्तलिफ जब काम होता है तो उनमें दूसरे असबाग में, दूसरे सबक जो है उनमें हम इसको डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जनाब, परमानेंट टिश्यू पे आ जाते हैं। जो परमानेंट टिश्यू होते हैं ये भी कुछ टाइप्स होती हैं। सबसे पहले इसका टाइप होता है एपिडर्मल टिश्यू। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर रेक्टेंगुलर इन शेप। दिस टिश्यू फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ अ रूट, स्टेम एंड लीफ। ये रेक्टेंगुलर शक्ल में होता है। ये टिश्यू जो होता है वो हमारे पौधों की रूट, स्टेम और लीफ बनाता है। द सेल इन इट आर वेरी कम्पैक्टली अरेंज डैट देयर इज़ नो स्पेस बिटवीन दैम। ये इतना ज़्यादा टाइट अरेंज होते हैं कि इनमें किसी भी किस्म की मज़ीद गुंजाइश जगह नहीं होती। फिर आ जाता है ग्राउंड टिश्यू। Ground tissue are composed of a thin wall parenchyma which are formed from a meristematic tissue। ये meristematic tissue की एक तक जो टाइप पेरेंचियम से बना हुआ होता है, ये थिन वॉल मतलब मोटी दीवारों की शक्ल में होता है। These cells are basically for storing food। ये जो है वो फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। ये सेल जो है वो खाने को जमा करने का काम करते हैं। फिर आ जाता है सपोर्टिंग टिश्यू। सपोर्टिंग टिश्यू when cells reach a maximum size, their cell wall become thick due to the deposition of a special material and become dead। जब किसी भी सेल की जो दीवारें होती हैं वो मैक्सिमम साइज पे मतलूबा गुंजाइश तक पहुंच जाती हैं तो वो थिक हो जाती है, बहुत मोटी हो जाती हैं, जिसके बाद स्पेशल मटेरियल के ज़रिए जो है वो सेल डेड मतलब मुर्दा हालत में हो जाता है। मुर्दा हालत में हो जाता है जिसके बाद जो है वो सेल उसकी जगह दूसरे सेल जो है वो काम करने लगते हैं। इस तरह के सेल जो मुर्दा हालत में हो जाते हैं इन्हें सपोर्टिंग टिश्यू नाम दिया जाता है। फिर आ जाता है कंडक्टिंग और वस्कुलर टिश्यू। दिस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ अ इनलॉन्गेटेड सेल विच विथ थिक और थिन जाइलम एंड फ्लोएम आर एग्जाम्पल ऑफ दिस टिश्यू। ये जो है वो 2 हिस्सों में मुश्तमिल होते हैं जो कि जाइलम और फ्लोएम कहलाता है। इस तरह के टिश्यू जो होते हैं वो थिक होते हैं, बहुत पतले होते हैं और कभी जो है थिन मतलब बारीक भी मौजूद होते हैं। फिर आ जाते हैं एनिमल टिश्यू। ये दूसरा टाइप है। एनिमल टिश्यू भी जो है वो अक्सर व बेशतर जो है वो सवालात आता रहता है। जैसे पौधों में टिश्यूज़ मौजूद होते हैं इसी तरह एनिमल में भी टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। एनिमल टिश्यूज़ में सबसे पहले जो है एपिथेलियल टिश्यू जो है वो हासिल होता है। एपिथेलियल टिश्यू द सेल ऑफ द टिश्यू अकर इन अ सिंगल लेयर। ये सिंगल लेयर पे मुश्तमिल होता है और क्लोजली पैक्ड टुगेदर और
मुख्तलिफ जो सेल्स होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। दिस टिश्यू फॉर्म सरफेस लेयर अंडर लाइन ऑफ द ट्यूबुलर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ये टिश्यू जो होता है वो सरफेस जो होती है वो ट्यूबुलर शक्ल की मौजूद होती है, बॉडी में मौजूद ट्यूबुलर शक्ल में मौजूद होता है ये। फिर आ जाता है कनेक्टिव टिश्यू। दिस टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट टू अदर टिश्यू एंड ऑर्गन्स एंड बाइंड दैम टुगेदर। ये बांधने के लिए, एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से बांधने के काम कर रहे होते हैं। इस तरह के जो टिश्यूज़ होते हैं वो एक रस्सी की तरह मददगार होते हैं। दिस कंसिस्ट ऑफ अ ग्राउंड सब्सटेंस सेल्स एंड फाइबर। ये ग्राउंड सब्सटेंस जैसे कि सेल की फाइबर्स जो है वो बनाते हैं। फिर आ जाता है मस्कुलर टिश्यू। दिस टिश्यू इज फॉर्म ऑफ मसल्स फाइबर। ये मसल्स फाइबर बनाने के काम करते हैं। ईच मसल्स फाइबर इज एन एलिगेंटेड सेल विच हैज़ द एबिलिटी टू कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स। ईच जो हर मसल सेल होता है उसमें ये एबिलिटी मौजूद होती है कि वो कंट्रैक्ट मतलब खिंचाव बर्दाश्त कर सकता है और रिलैक्स मतलब आगे पीछे हो सकता है। दिस टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। ये टिश्यूज़ जो होते हैं वो मूवमेंट, हरकत के मौजब होते हैं, हरकत करने के काम कर रहे होते हैं। नर्वस टिश्यूज़, these tissues are form of cell called neurons, nerve cells